Hello guys, welcome to unit number 5 of data science, data analytics and model evolution. इस यूनिट में हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स, टेक्स्ट एनालिटिक्स, मॉडल परफॉर्मेंस एवोल्यूशन और उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इस यूनिट में क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, के मींस हायरार्किकल क्लस्टरिंग, टाइम एनालिसिस, फिर टेक्स्ट एनालिसिस है, एवोल्यूशन मैट्रिक्स है, क्लस्टरिंग टाइम सीरीज एनालिसिस यूजिंग scikit-learn लाइब्रेरी है और प्लॉट्स है ROC कर्व और एबो प्लॉट. स्टार्ट करते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से. सो क्लस्टरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डेटा पॉइंट्स को उनके सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुप करते हैं. डेटा पॉइंट्स बेस्ड ग्रुपिंग डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी विद ईच अदर कॉल्ड क्लस्टरिंग. ये एक सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, यानी डेटा इसमें लेबल नहीं होता है, हम उनको उनके पैटर्न के बेस से क्लस्टर फॉर्म करते हैं. क्लस्टरिंग के 3 टाइप्स होते हैं, के मींस क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और टाइम सीरीज एनालिसिस. क्लस्टरिंग की नीड ऑफ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, ट्राइंग टू डिटरमाइन द appropriate ऑडियंस फॉर द प्रोडक्ट. किस ऑडियंस को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट है के मींस क्लस्टरिंग. के मींस एक पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है जो अनलेबल्ड डेटा को ग्रुप में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज. इसका नाम के मींस क्लस्टरिंग इसलिए है क्योंकि इसको के नंबर ऑफ क्लस्टर में डिवाइड करते हैं. वो अपने ऊपर रहता है अपने डेटा सेट के हिसाब से कि अपने को कितने क्लस्टर में डिवाइड करना है. जैसे k इज इक्वल टू 2, तो देयर विल बी 2 क्लस्टर. स्टेप्स देख लेते हैं के मींस क्लस्टरिंग की. चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर, पहले डिटरमाइन करना है कि अपने को कितने नंबर ऑफ क्लस्टर चूज करना है. फिर इनिशियलाइज सेंट्रॉइड, रैंडमली के डेटा पॉइंट को सेंट्रॉइड के रूप में सिलेक्ट करना है, ये हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. असाइन डेटा पॉइंट टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड, जिस सेंट्रॉइड को हमने सिलेक्ट किए हैं उसके नियरेस्ट डेटा पॉइंट, जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट रहेगा उसके आसपास का नेक्स्ट सेंट्रॉइड में उसको असाइन करना है अपडेट करके. यही स्टेप रिपीट करते जाना है until centroid no longer change. ये स्टेप तब तक रिपीट करना है जब तक सेंट्रॉइड के वैल्यू अपडेट करने के बाद भी सेम रहे. फाइनल जब अगर सेम आ गई तो फिर फाइनल क्लस्टर और फॉर्म. ये नियरेस्ट सेंट्रॉइड हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, जो हम आगे देखेंगे. ये है, अगर आपको एग्जाम में के मींस क्लस्टरिंग का 10 या 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे एग्जांपल स्टेप के थ्रू लिख सकते हैं आप, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. जैसे एग्जांपल में लिए हैं अपन ने एज और उसका अमाउंट. इसमें हमने नंबर ऑफ क्लस्टर लिए हैं 2. सेंट्रल इनिशियलाइज किए हैं C1 और C2, इनके वैल्यूज दिए हैं. फिर डेटा पॉइंट्स टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड बाय कैलकुलेटिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस. ये है यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये x2, ये C3 का अपन निकालेंगे कौन सा नियरेस्ट है, C2 है या C1 है. तो ये होगा x2 ऑब्जर्वेंट C3, और ये पहले C1 का डिस्टेंस पहले C1 के थ्रू निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1 मतलब 30 माइनस 20 एंड y2 माइनस y1, सो 800 माइनस 1000. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड आती है 200. और वैसे ही हमने यहाँ C3 का भी कैलकुलेट किए हैं, उसकी वैल्यू सॉरी ये C1 की वैल्यूज आएगी. C1 की वैल्यू आती है 300 और C2 की वैल्यू आती है 200. तो C2 ज्यादा पास है C3 के, क्योंकि इसकी वैल्यू डिस्टेंस इसका स्मॉलर आया है, तो असाइन टू द नियरेस्ट डिस्टेंस. तो हम C2 वैल्यू कम आई है तो हम C3 को C2 में असाइन करेंगे और सेंट्रॉइड वैल्यू को अपडेट करेंगे. अब C3 को असाइन करेंगे हम इसमें, तो इसमें C3 की वैल्यू अपडेट करेंगे, अपडेट द सेंट्रॉइड वैल्यू. यही होता है के मींस क्लस्टरिंग में. मीन निकाल के हम इसका अपडेट करेंगे 40 प्लस 30 बाई 2 एंड 800 प्लस 1000 बाई 2. ये C2 के वैल्यूज जो थी उसको C3 से अपडेट करना है, तो 40 प्लस 30 बाई 2 एंड 800 प्लस 1000 बाई 2, ये आ गई न्यू सेंट्रॉइड वैल्यू. हमको जब तक करना है जब तक ऐसे डिस्टेंस निकालने के बाद भी जो वैल्यू आएगी सेंट्रॉइड की वो सिमिलर तब तक नहीं आती जब तक हमें अपडेट करते रहना है.
सेकेंड टाइप की क्लस्टरिंग है हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम डेटा को स्टेप बाय स्टेप ग्रुप करते हैं या स्प्लिट करते हैं, जिससे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम डेंडोग्राम भी कह सकते हैं, वो बनता है। ये दो टाइप्स की होती है। हम आगे देखेंगे दो टाइप की। ये देखें, हायरार्किकल मतलब हायरार्की, ये इसको भी हम हायरार्की बोलेंगे। ट्री लाइक स्ट्रक्चर उसमें फॉर्म करते हैं क्लस्टर, इसलिए इसको हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ हायरार्किकल क्लस्टरिंग में है एक एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग जो बॉटम अप अप्रोच है, और दूसरी है डिविजिव क्लस्टरिंग जो टॉप डाउन अप्रोच है। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में नंबर ऑफ क्लस्टर फॉर्म होते हैं, उनको कंबाइन कर करके हम एक क्लस्टर बनाते हैं। डिविजिव उसका उल्टा है, जो पहले एक क्लस्टर होता है उसको डिवाइड कर करके हम नंबर ऑफ क्लस्टर बनाते हैं। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को देख लेते हैं। ये एक बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें हर पॉइंट एक अलग क्लस्टर होगा। क्लोजेस्ट क्लस्टर हम मर्ज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और ये चलता रहेगा जब तक एक ही क्लस्टर नहीं बन जाता। स्टार्ट विथ इंडिविजुअल पॉइंट, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन क्लस्टर। जो क्लस्टर पास में होंगे, जिनका डिस्टेंस कम होगा, उनको मर्ज करेंगे, मर्ज द क्लोजेस्ट क्लस्टर। तब तक करेंगे हम जब तक वन वन क्लस्टर नहीं बच जाता है। ये है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स दिए हुए हैं। ये डिस्टेंस देखिए, ए और बी में ज्यादा है और बी और सी में कम है, डी और ई में भी कम है, तो इनको मर्ज करते जाएंगे, बी सी डी ई। फिर इनमें देखेंगे कौन सा, ये दोनों को मर्ज कर दिया, और इसके बाद देखेंगे कि किसका डिस्टेंस और कम है, तो ये एफ का कम है। फिर उसके बाद है डिस्टेंस इनका कम, डी एफ और बी सी का, और फिर लास्ट में ए का है। तो स्टेप वाइज अंटिल एक क्लस्टर लेफ्ट नहीं होता, इसको ही बोलेंगे एग्लोमेरेटिव। और सेकेंड टाइप है डिविजिव। ये एग्लोमेरेटिव का उल्टा है, इसमें एक क्लस्टर को हम स्प्लिट करते जाते हैं जब तक सारे डेटा पॉइंट्स का उनका खुद का क्लस्टर नहीं बन जाता। इसको ही बोलेंगे हम डिविजिव। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लस्टर को डिवाइड कर रहे हैं। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। जी, यही एग्जांपल लिए हमने, ये एक क्लस्टर है, उसको ही हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस के बेसिस पर। जिसका डिस्टेंस ज्यादा है इसको डिवाइड करते हैं अंटिल सब डेटा पॉइंट का एक क्लस्टर नहीं बन जाता। यही दो टाइप्स हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग में। थर्ड है अपना टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसमें डेटा टाइम के इंटरवल पे कलेक्ट किया जाता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस, टेम्परेचर या सेल्स डेटा कलेक्ट होता है। सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट कलेक्टेड, रिकॉर्डेड और मेजर्ड टाइम इंटरवल के थ्रू। इंपॉर्टेंस है इसका, प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड, हेल्प फोरकास्ट डिमांड, फोरकास्ट कब कितना टेम्परेचर रहा टाइम के हिसाब से, उसमें यूज होता है। डिटेक्ट पैटर्न एंड एनोमलीज, रिस्क मिटिगेशन, ये सब में यूज होता है ये। टाइम सीरीज एनालिसिस के कंपोनेंट देख लेते हैं। इसके फोर मेन कंपोनेंट हैं। पहला है ट्रेंड, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट इन डेटा शोइंग ग्रोथ, डिक्लाइनिंग और स्टेबिलिटी। ये है ट्रेंड, इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट कह सकते हैं। फिर है सीजनैलिटी, रेगुलर पैटर्न दैट रिपीट ओवर फिक्स पीरियड लाइक डेज और मंथ और सीजन, सो कहते हैं सीजनैलिटी। जैसे फेस्टिवल्स के टाइम ज्यादा सेल्स रहती है, ये हो गया सीजनैलिटी। थर्ड है साइक्लिकल्स, इरेगुलर पैटर्न्स ओवर लॉन्ग पीरियड ड्यू टू इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशन। बिजनेस साइकिल इसका एग्जांपल ये है, साइक्लिसिटी। फिर इरेगुलर और रैंडम नॉइस, unpredictable random variation caused by unknown factors, sudden spike due to error or rare events। ये है irregularity। ये चार कंपोनेंट है, ये रैंडम फ्लक्चुएशन को डिफाइन करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना टेक्स्ट एनालिसिस। टेक्स्ट एनालिसिस या टेक्स्ट एनालिटिक्स का मतलब ये है कि टेक्सचुअल डेटा जो रहता है उससे मीनिंगफुल इंसाइट निकालना यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स। इसके मेन टास्क रहते हैं, पहला तो एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट एनालिसिस नाम ही है। सेंटिमेंट एनालिसिस, इमोशन समझना टेक्स्ट के थ्रू। टेक्स्ट एनालिटिक कैन डेवलप डीपर एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस। टॉपिक मॉडलिंग, टॉपिक आइडेंटिफाई करना। एंटिटी रिकॉग्निशन, लोग, जगह, ब्रांड आइडेंटिफाई करना टेक्स्ट के थ्रू। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट को कैटेगरीज में डिवाइड करना। टेक्स्ट एनालिसिस एक 7 स्टेप प्रोसेस है,
जिसमें है पहला लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, फिर टोकेनाइजेशन, सेंटेंस ब्रेकिंग, पार्ट ऑफ स्पीच पीओएस टैगिंग, चंकिंग, सिंटैक्स पार्सिंग और सेंटेंस चेनिंग। ये टेक्स्ट एनालिसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। द एग्जांपल है कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट। लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन में डिटेक्ट द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश है। फिर टोकनाइजेशन में स्प्लिट करना है टेक्स्ट को टोकन में, जैसे द कैट इज स्लीपिंग, उसको बोलेंगे टोकनाइजेशन। फिर है सेंटेंस ब्रेकिंग, ब्रेक द टेक्स्ट इनटू इंडिविजुअल सेंटेंस। कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, इट लुक वेरी क्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, पीओएस टैगिंग भी कहते हैं इसको। आइडेंटिफाई ईच वर्ड्स ग्रामेटिकल रोल, इसमें ग्रामर का रोल समझना है। द कैट क्या है, नाउन, इज क्या है, वर्ब, वो सब। चंकिंग, ग्रुप रिलेटेड वर्ड्स लाइक नाउन फ्रेजेस, द कैट, फिर preposition phase, on the mat, फिर syntax parsing, analyze grammatical structure of the sentence, और फिर है लास्ट सेंटेंस चेनिंग, कनेक्ट रिलेटेड सेंटेंस फॉर कॉन्टेक्स्ट। यही 7 स्टेप्स है टेक्स्ट एनालिटिक्स में। और टेक्स्ट एनालिटिक्स में स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन भी एक टॉपिक है। स्टेमिंग में वर्ड्स को उनके रूट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे फिशिंग, फिश्ड और फिशर बन जाता है फिश। और लेमेटाइजेशन ज्यादा इंटेलिजेंट प्रोसेस है, ये कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर के हिसाब से करेक्ट बेस वर्ड निकालता है, जैसे स्टडीज का लेमा होता है स्टडी। स्टेमिंग को हम रूल्स कह सकते हैं और लेमेटाइजेशन को डिक्शनरी, जैसे जेनरस को जेनर, फेयरली को फेयरली, सिंग्स को सिंग, चेनिंग को चेंज, जेनरस जेनरस, फेयरली फेयरली, सिंग्स सिंग्स, चेंजिंग चेंजिंग। ये डिक्शनरी लाइक डिक्शनरी वर्क करता है ये। स्टेमिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सफिक्स हटा देता है वर्ड्स में से। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है टीएफ-आईडीएफ। टीएफ-आईडीएफ का फुल फॉर्म है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। Term frequency measures how often the word appear in the document. A higher frequency suggests greater importance. If a term appears frequently in a document, it is likely relevant to document content. Term frequency एक word document में कितनी बार आया है उसको बताता है, और inverse document frequency हर document में common words का weight कितना है वो बताता है, और rare और important words को ज्यादा importance देता है। पीएफ-आईडीएफ ये टेक्स्ट माइनिंग में फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत यूजफुल होता है। किस डॉक्यूमेंट में किस वर्ड की इंपॉर्टेंस कितनी है वो सब बताने में ये हेल्प करता है। इनका फॉर्मूला है, जैसे टीएफ का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइम्स टी अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन डॉक्यूमेंट, मतलब इस सेंटेंस में हाउ कितनी बार अपीयर हुआ है और टोटल टर्म्स कितने हैं। और आईडीएफ का है लॉग ऑफ n प्लस 1/tf। ये हम आगे समझेंगे n क्या है, 1/tf क्या है। ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, लॉग ऑफ n प्लस 1/tf इसका दूसरा फॉर्मूला है जो हम आगे देखेंगे। और टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करने के लिए है पहले जो टीएफ कैलकुलेट किए हैं इनटू जो आईडीएफ कैलकुलेट किए हैं। ये एग्जांपल देखते हैं टीएफ आईडीएफ का। टीएफ का फॉर्मूला जो मैंने बताई थी, नंबर ऑफ टाइम टी अपीयर्स इन अ डॉक्यूमेंट और टोटल नंबर ऑफ टर्म इन अ डॉक्यूमेंट। वैसे आईडीएफ का है लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन कॉर्पस डी इन अ पर्टिकुलर कॉर्पस और टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेन दैट टर्म, उसको बोलेंगे आईडीएफ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट है कॉर्पस में। डॉक्यूमेंट 1 का सेंटेंस है कैट सैट ऑन द मैट, डॉक्यूमेंट 2 का द डॉग प्लेड इन द पार्क, एंड थर्ड का कैट्स एंड डॉग्स आर ग्रेट पेट्स। तो टीएफ कैलकुलेट करेंगे हम हर डॉक्यूमेंट का नंबर ऑफ टाइम, और वर्ड हम लेंगे कैट, टी ले रहे हैं हम कैट, और डॉक्यूमेंट डी, डॉक्यूमेंट 1 2 और 3। तो डॉक्यूमेंट 1 में कैट कितनी बार अपीयर हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4 5। ये यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 5 आएगा। वैसे डॉक्यूमेंट 2 का ये 6 है, द डॉग इज प्लेड इन द पार्क, और इसमें भी 6 है, यहाँ पे सॉरी 5 आएगा ये कैलकुलेट करेंगे हम। और फिर आईडीएफ नंबर ऑफ कॉर्पस कितने हैं अपने पास, 3, मतलब नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और नंबर ऑफ टाइम वर्ड ऑकर, इसमें वर्ड कौन सा है, कैट। सो डॉक्यूमेंट 1 का अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है
3 और कैट किस किस में अपेयर हो रहा है डॉक्यूमेंट 1 और 2 में, तो आईडीएफ आएगा 3/2 D1 और D3 का, तो वो कैलकुलेट करके आएगा 0.176। IDF score is low, indicate that cat is not very rare in the corpus. If the term appear in only one document, the IDF score would be higher, क्योंकि यहाँ पे आता है 3/1। इंडिकेट ग्रेटर यूनिकनेस, इससे पता चलता है कि कैट वर्ड कुछ बहुत ही रेयर है। फिर TF-IDF कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे 1/6 का 1/6 का की वैल्यू 0.167 आएगी इंटू 0.176, तो उसका आंसर होगा 0.029। वैसे ही डॉक्यूमेंट 2 में तो कैट वर्ड आया ही नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए 0 लिया गया है, तो 0 इंटू 0.176 0, वैसे ही इसका भी 0.029। सो इससे हमें ये पता चलता है कि TF-IDF में जो वर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर TF-IDF ज्यादा है तो वर्ड की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ये टेक्स्ट एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है वर्ड को फाइंड करने में, वर्ड की इंपॉर्टेंस बताने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। उसके टाइप इवैल्यूएट कर सकते हैं हम अपने मॉडल्स को थ्रू प्रिसीजन, रिकॉल, स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, EOC, ROC कर्व। पहला कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक सिंपल टेबल होता है जिससे हम क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस समझ सकते हैं। ये 2/2 की मैट्रिक्स होती है जिसमें ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव होता है। ये प्रेडिक्टेड और ऑब्जर्व्ड केसेस में मैट्रिक्स बनाता है। ये जो मैट्रिक्स है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जैसे एक्यूरेसी, स्पेसिफिसिटी, प्रिसीजन, रिकॉल, ये इन वैल्यूज के थ्रू ही हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल, TPTN, FPFN, इससे एक्यूरेसी कैलकुलेट होती है, वैसे इससे प्रिसीजन, रिकॉल। हम एग्जांपल देख लेते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। इसमें जैसे लिया है एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू इज पॉजिटिव एंड इट इज एक्चुअली पॉजिटिव। अगर किसी पेशेंट को कोरोना टेस्ट के लिए लेके गए हैं, अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है और इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आती है, तो वो आएगा ट्रू पॉजिटिव में। फिर फॉल्स पॉजिटिव में आएगा प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, मतलब मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि पेशेंट को कोरोना है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है, पेशेंट को कोरोना नहीं है, ये आएगा फॉल्स पॉजिटिव में। वैसे फॉल्स नेगेटिव में पेशेंट को कोरोना प्रेडिक्ट कर रहा है कि नहीं है, लेकिन पेशेंट को कोरोना है, वो आएगा फॉल्स नेगेटिव में। और ट्रू नेगेटिव में प्रेडिक्ट कर रहा है कि पेशेंट को कोरोना नहीं है और पेशेंट को सही में कोरोना नहीं है। ये 4 चीजें आएंगी कंफ्यूजन मैट्रिक्स में, और इनके थ्रू ही एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल सब कैलकुलेट करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ROC AUC कर्व। ROC AUC कर्व बाइनरी क्लासिफाई के लिए यूज होता है। इसमें 2 मेन पॉइंट्स होते हैं, एक तो ट्रू पॉजिटिव रेट और एक फॉल्स पॉजिटिव रेट। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू ही आता है। ROC प्लॉट कर्व करता है TPR और FPR के बीच में। ROC का ROC AUC कर्व जो है वो ग्राफ है। कर्व इज अ ग्राफ यूज्ड टू चेक हाउ वेल अ बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल वर्क। ये ज्यादातर बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए ही यूज होता है कर्व। How well the model separate in positive cases like people with the disease from negative cases like people without the disease at different threshold level। ये हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आगे। ये है ROC AUC कर्व। इसमें जो अगर वैल्यूज नीचे हैं जैसे यहाँ, तो क्लासिफायर सही नहीं है, मतलब अच्छा क्लासिफायर नहीं है वो, लेकिन जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाता है इसका मतलब है कि वो क्लासिफायर परफेक्ट होता जाता है। ये है ROC कर्व। ये देखिए, ये TPR और FPR के बीच में क्रिएट हुआ है। ये मॉडल्स को बता रहा है कौन सा मॉडल बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट है। जैसे फर्स्ट ग्रीन मॉडल इन तीनों में से बेस्ट है, इसका कर्व ऐसा है। 1 के जो 1 के पास होगा वो बेस्ट होगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया है। ROC AUC metric commonly used to evaluate performance of binary classifier across different operating threshold।
ये है, ये गुड फिट है, जैसे ये ज्यादा पास है 1 के। इसको हम एल्बो प्लॉट भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आरोसिव कर्व क्लोजर टू द एक्सिस एंड द एल्बो क्लोज। ये मीडियम फिट है, ये थोड़ा दूर है, और ये बैड फिट। सेकंड, अब हमारी होल्ड आउट मेथड आती है, ये मॉडल इवैल्यूएशन में ही हेल्प करती है। होल्ड आउट मेथड इज अ सिंपल सॉर्ट ऑफ मेथड टू एवेल्युएट अ क्लासिफायर। जैसे हमारा डेटा सेट रहता है, उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक तो ट्रेनिंग सेट और दूसरा है टेस्टिंग सेट। होल्ड आउट मेथड क्या करती है, थोड़ा डेटा जैसे 75% इसने ट्रेनिंग सेट में दे दी और 25 रिमेनिंग टेस्टिंग सेट में। तो ट्रेनिंग सेट में मॉडल ट्रेन करने के लिए और टेस्टिंग सेट में मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए कि मॉडल सही वर्क कर रहा है कि नहीं। इवेल्युएट अ क्लासिफायर। इन दिस मेथड द डेटा आइटम सेपरेटेड इनटू टू सेट, ट्रेनिंग एंड टेस्ट, जो मैंने बताई। फिर इसका एग्जांपल दिया है यहाँ, ईमेल इन अवर इनबॉक्स क्लासिफाइड इनटू स्पैम और नॉट स्पैम। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। होल्ड आउट मेथड का एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में दिए हैं, इतना डेटा हमने ट्रेनिंग में दिए हैं और इतना टेस्टिंग में, लेकिन अगर मॉडल इतने पे ही ट्रेन हो रहा है, तो जैसे तो टेस्टिंग सेट का डेटा अगर इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है उसकी क्लासेस, तो मॉडल टेस्टिंग में अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं, ट्रेनिंग के टाइम उसको पता ही नहीं था कि टेस्टिंग सेट में क्या डेटा दिया गया है। यही लिमिटेशंस है होल्ड आउट मेथड के। सिंगल स्प्लिट, एक ही स्प्लिट होता है, जिससे ट्रेनिंग डेटा ट्रेनिंग में ही रहता है और टेस्टिंग डेटा टेस्टिंग में ही। वन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हाई वेरिएंस परफॉर्म डिपेंड ऑन दैट वन स्प्लिट। फिर नो एवरेजिंग, अनलाइक रैंडम सबसैम्पलिंग। ये होल्ड आउट मेथड के लिमिटेशंस को सही करता है, रैंडम सबसैम्पलिंग। इसको मोंटे कार्लो क्रॉस वैलिडेशन भी कहते हैं। यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल बाय रैंडमली पार्टीशनिंग डेटा इनटू सबसेट। ये डेटा को रैंडमली लेता है, सबसेट में पार्टीशन करता है, फोर फोर पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे जैसे ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया अगर डेटा को, तो फर्स्ट इटरेशन में ये 3 ट्रेन में दिया है और ये टेस्ट में दिया है। नेक्स्ट पार्ट में ये 3 ये ट्रेन में देगा और ये वाला टेस्ट में देगा, ऐसे इटरेशन में वर्क करता है ये। तो इससे मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए सिमिलर डेटा मिलता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ये एग्जांपल है, जैसे इटरेशन 1 में ये ब्लू कलर का है ट्रेनिंग डेटा और ये रेड वाला है टेस्टिंग डेटा। इटरेशन 1 में 23 और 24 है टेस्टिंग डेटा, 28 29 टेस्टिंग डेटा। वैसे इटरेशन 2 में 24 है टेस्टिंग डेटा और 23 ट्रेनिंग डेटा में गया है। ऐसे ही इटरेशंस में ये वर्क करता है, रैंडम सबसैम्पलिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैरामीटर ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हम पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। ये मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। ये अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग से बचाता है, मॉडल को ऑप्टिमाइज करता है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। लिस्ट ऑफ different machine learning model, they are all different in some ways to other, but what makes them different is nothing but input parameters। इनको ही हम कहेंगे हाइपर पैरामीटर्स, जो पैरामीटर ट्यूनिंग में यूज होंगे मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए। पैरामीटर ट्यूनिंग अब क्यों जरूरी है, ये एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है, प्रिवेंट अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग, जैसे मैंने पहले बताई, ऑप्टिमाइज मॉडल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल केएनएन में, के नियरेस्ट मेथड में के का वैल्यू ट्यून करना, अगर स्मॉल के है तो ओवर फिटिंग हो सकता है और अगर लार्ज के है तो अंडर फिटिंग। ट्यूनिंग हेल्प करता है बेस्ट के फाइंड करने में, कौन सा बेस्ट के वैल्यू रहेगी जिससे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़े। अपना लास्ट टॉपिक आता है सोशल नेटवर्क एनालिसिस। सोशल नेटवर्क एनालिसिस यानी एसएनए एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोगों या ग्रुप्स के बीच कनेक्शन को समझते हैं और विजुलाइज करते हैं। सोचो एक कंपनी का के डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप को मैप करना, जिससे हमें ये पता चले कि कौन किससे ज्यादा इंटरेक्ट करता है, किस डिपार्टमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस है और कहाँ कम्युनिकेशन स्लो या ब्लॉक हो रखा है। इससे हम पूरी नेटवर्क का स्ट्रक्चर और फ्लो इजीली समझ सकते हैं। यही सब लिखा है इसमें सोशल नेटवर्क एनालिसिस में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्किंग एनालाइज करना, कौन सा डिपार्टमेंट किस
कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट की रिलेशनशिप किससे ज़्यादा है, वही सब एनालाइज करना। इसमें 2 मेन की पॉइंट्स हैं, नोड्स एंड एजेस। नोड रिप्रेजेंट करता है कोई भी इंडिविजुअल और एंटिटी को, और एजेस सिंबलाइज करता है उनके बीच का रिलेशन। जैसे पब्लिक हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ हाउस, आइडेंटिफाई हाउ द हेल्थ डिपार्टमेंट इज एम्बेडेड इन दिस कम्युनिटी। हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे एम्बेडेड है इस कम्युनिटी में, वो डिफाइन करना। ये पब्लिक हेल्थ हो गया नोड, और जो ये एज हो गया, इनके बीच का रिलेशन। एप्लीकेशन क्या है सोशल नेटवर्क एनालिसिस के, ओपिनियन एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, कम्युनिटी डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, रिकमेंडर सिस्टम, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एनोमली डिटेक्शन, फेक न्यूज डिटेक्शन, यही सब आएगा इसमें। लास्ट में हम 5th यूनिट के क्वेश्चंस लास्ट 2 ईयर्स में कौन से आए हैं वो देख लेते हैं। क्लस्टरिंग आई है, इसमें के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, वही स्टेप्स जो मैंने बताई वो एग्जांपल के थ्रू आप लिख सकते हैं। सेम आंसर लिखेंगे तो आपको आराम से 7 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। फिर है होल्ड आउट मेथड, रैंडम सब सैम्पलिंग। इसमें होल्ड आउट मेथड लिख के उसके लिमिटेशन बता के आप रैंडम सब सैम्पलिंग लिख सकते हैं। फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स और आरओसी एयूसी कर्व पे शॉर्ट नोट लिखने का आया है। इन सब में डायग्राम अगर है तो बनाना जरूरी है, उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने थियोरी कम लिखे है तो। फिर है टेक्स्ट एनालिसिस, वाई टेक्स्ट एनालिसिस नीड टू बी डन। फिर स्टेप्स, एक्सप्लेन फॉलोइंग टेक्स्ट एनालिसिस स्टेप्स विद सुटेबल एग्जांपल। ये 11 मार्क के लिए आया है क्वेश्चन, तो इसमें सातों स्टेप्स और ये इन सबको डिफाइन करना है, क्लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग को भी। फिर शॉर्ट नोट, टाइम सीरीज एनालिसिस, टीएफ-आईडीएफ, इसमें एग्जांपल लिखना जरूरी है। और ये 2024 का पेपर, पेपर थोड़ा सिमिलर ही है, इसमें भी क्लस्टरिंग पूछा गया है, लेकिन इसमें हायरार्किकल क्लस्टरिंग का दिया है, उसमें भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं ट्री ड्रॉ करके। और इसके 2 टाइप भी डिफाइन करने पड़ेंगे, उनके थ्रू भी आप एग्जांपल समझा सकते हैं। फिर ये सेम क्वेश्चन आया है होल्ड आउट मेथड और रैंडम सब सैम्पलिंग का। फिर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन डिस्कस करने बोला है। इसमें भी आरओसी एयूसी कर्व पूछा गया है, इसमें एल्बो प्लॉट पूछे हैं, जो बेस्ट फिट का था ये ऐसे आरओसी कर्व में, इसको ही हम एल्बो प्लॉट कहते हैं। फिर इसमें भी व्हाट इज क्लस्टरिंग, इसमें वापस से के मींस क्लस्टरिंग पूछे हैं, क्लस्टरिंग का एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। फिर टाइम सीरीज एनालिसिस पे शॉर्ट नोट और टीएफ आईडीएफ पे। थैंक यू।